हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों ही अलग चीज़ें हैं, इसलिए दोनों को फाइल करने का प्रोसेस भी अलग है। पेंशन हमें तब मिलती है जब हम अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं और हमें मंथली एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगती है, उसको हम पेंशन बोलते हैं। जब हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाने लगता है मंथली, उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। फैमिली पेंशन का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है फैमिली पेंशन का, लेकिन अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन फैमिली पेंशन बहुत कम मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ITR फाइल करें, लेकिन ITR फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और अगर आपकी फैमिली पेंशन इतनी है कि वो 2.5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रही है, तब तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपल्सरी है। लेकिन अगर वो 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ITR फाइलिंग। अब फैमिली पेंशन की ITR हमें इसलिए भी फाइल करनी चाहिए क्योंकि भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आपके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई FDs हो और वहाँ पर आपका TDS डिडक्ट हो रहा हो, तो ये ITR फाइल करके आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब क्योंकि फैमिली पेंशन पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें फॉर्म 16 भी नहीं मिलता है। तो फैमिली पेंशन का अमाउंट आपको अपनी पासबुक से ही डालना होगा। पासबुक में देख लीजिए, जो भी आपके 12 महीनों की जो टोटल फैमिली पेंशन आ रही है, आपको रिसीव हो रही है, वो आप टोटल करके अमाउंट ले लीजिए और उसी अमाउंट को हम ITR में फिल कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ITR फाइलिंग। सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर मिल जाता है ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 21-22, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म। यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, तो आप इसमें अदर्स चूज कर लीजिए, कंटिन्यू। अब ये हम रिटर्न समरी पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक एक बॉक्स को खोलते जाना है और उसे कंफर्म कराते जाना है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, वो सब आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी चेंज होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है या आपके नेम में मिसमैच हो गया, तो आपको ITR फाइलिंग में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि आपके पैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा कॉलम फिलअप करना है, तो इसमें आप आ जाइए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल फैमिली पेंशन एक्सेट्रा। यहाँ पर क्लिक करिए और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स आ जाती हैं। जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस वाले अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं रिफंड के लिए, वो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे कि इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेटेड। अगर हम दूसरा अकाउंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस। इस वाले अकाउंट को बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करिएगा, इसमें रिफंड नहीं आ पाएगा। आपको रिफंड के लिए हमेशा वैलिडेटेड अकाउंट को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम नीचे कन्फर्म करा देंगे इसे। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म हो गई हैं। अब हम चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पर, जहां पर हम अपना अमाउंट डालेंगे फैमिली पेंशन का। सैलरी एग्जाम्पशंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हम सैलरी एम्प्लॉय नहीं हैं। नीचे आके इसको कंफर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है। तो हमें जो फैमिली पेंशन का अमाउंट डालना है वो हमें डालना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। और अगर आपके पास कोई FDs हैं और उस पर TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो जैसे कि इस केस में यहाँ पर दिख रहा है हमें कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रिफ्लेक्ट हो रहा है 1,44,000 का। अब हमें अपना 26AS फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है क्योंकि वहाँ से हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है ये करेक्ट है या नहीं, और इसका TDS भी हमें फिलअप करना होगा। तो TDS के लिए भी हमें फॉर्म 26AS चाहिए होगा। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के लिए फिर से ई फाइल में आ जाइए। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर ही मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ से फॉर्म 26AS को ओपन कर लीजिए। और अगर आपको नहीं आता है फॉर्म 26AS को कैसे देखा जाता है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फॉर्म 26AS को आप PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो हमने इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और इस तरह से ये फॉर्म 26AS दिखता है हमें। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है और इंटरेस्ट का सेक्शन होता है सेक्शन 194A। इसके बाद यहाँ पर HDFC बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है और इसमें भी सेक्शन है 194A। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे ITR में आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर दोनों का टोटल कर लेना है। 34,000 ये है और 1,10,000 ये है। टोटल कर लीजिए कि कितना आ रहा है, वो आपका जो ITR में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके साथ मैच करना चाहिए। ITR पर चलते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है 1,44,000। यहाँ पर एक बार हम टिक करेंगे बॉक्स पर और इसे एडिट पे ओपन करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स यहाँ पर 1,44,000 आ रहा है, इसको सेव कर दीजिए। ये हमारी एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं फैमिली पेंशन के अमाउंट पर, यहाँ पर ऐड अनदर करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ आएगा फैमिली पेंशन का अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। हमने 2500 यहाँ पर डाल दिए हैं। पूरे साल भर में हमें सेविंग अकाउंट से 2500 रुपये इंटरेस्ट मिला है। इसके बाद जो FDR का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसके बाद इसके नीचे आपको मिल जाता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, तो यहाँ पर येस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट दे देना है। तो हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये मंथली हमें मिल रही है फैमिली पेंशन, तो उस हिसाब से हमारी पूरे साल भर की हो जाती है 1,20,000। 1,20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर जो इसमें से डिडक्शंस हमें मिलते हैं, एलिजिबल डिडक्शंस, वो अपने यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए हैं 15,000। डिडक्शन के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस, उसका डिडक्शन मिलता है आपको। इस अमाउंट का जो 1,20,000 है इसका 1/3 हुआ 40,000 और 15,000 जो भी इसमें से कम होगा उसका डिडक्शन मिलता है। तो ऑब्वियसली 15,000 कम है तो इसलिए यहाँ पर डिडक्शन ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया है। ये कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिडक्शन ऑटो कैलकुलेट होगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको फैमिली पेंशन के अमाउंट से कितना डिडक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद और कोई भी कॉलम हमारे केस में रेलेवेंट नहीं है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। वापस आ गए हैं हम उसी पेज पर, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इतने सारे हेड यहाँ ऐड हो गए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स यहाँ पर हमारा पहले से था। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जुड़ गया हमारा 2,500 रुपये। फैमिली पेंशन आ गई है 1,20,000 की और इस पर एलिजिबल डिडक्शन हमें मिल रहा है 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज आ गई वो 2.5 लाख के ऊपर पहुँच गई है। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। अब हमें इसे नीचे कन्फर्म करवा देना है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो गई हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड हो गई है। आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस पर। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आपकी कोई LIC है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है या NSC में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या PPF है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C मिल जाता है। तो आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। 80C में बच्चों की ट्यूशन फीस भी एलिजिबल होती है। तो अगर आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस जो होती है बच्चों की वो भी आप 80C में ले सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 80TTA। 80TTA मिलेगा हमें यहाँ पर सबसे लास्ट में। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यस कर देंगे। और 80TTA में मिलता है, हमने जो सेविंग अकाउंट का अदर सोर्सेज में दिखाया है अमाउंट, उसका डिडक्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो हम 80TTA में जाएंगे। अब 80TTA यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जिनकी रिटर्न है वो सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन के केस में 80TTB एप्लीकेबल होता है, तो हम 80TTB में उसका क्लेम ले सकते हैं। 80TTB में आपको सेविंग के साथ साथ FD के इंटरेस्ट दोनों का ही डिडक्शन मिलता है और टोटल अमाउंट होता है ये 50,000। तो 50,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर जिन व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिल रही है वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके केस में 80TTA एप्लीकेबल होगा। और 80TTA में आपको FD के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ सेविंग बैंक का डिडक्शन मिलता है। तो उस केस में आप 80TTA पर क्लिक करके और यहाँ पर 2,500 रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते थे। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपये तक का मिलता है। तो हमने यहाँ पर 80TTB में अमाउंट फिलअप कर दिया है और अब हम नीचे जाके इसे कंटिन्यू कर देंगे।
अब हमारे डिडक्शंस भी हमको वेरीफाई करवाने होंगे। 80 TTB में यहाँ पर अमाउंट आ गया है 50,000 का, जो हमने डिडक्शन क्लेम किया। इसके अलावा अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया होगा तो वो भी इस पेज पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें नीचे आके कंफर्म कर देना है। अब हम रिटर्न समरी पर वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे 3 हेड कंफर्म्ड हो चुके हैं। अब आ जाते हैं टैक्स पेड के कॉलम पर। अब यहाँ पर कुछ भी ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। इनका TDS अमाउंट इनके फॉर्म 26 AS से, तो हमें ये सब मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए हम आएंगे सेकेंड नंबर पॉइंट में, जो कि है TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर सैलरी का TDS होता है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में फिलअप करते हैं, लेकिन अगर FD का इंटरेस्ट है तो फिर आपको सेकेंड वाला कॉलम फिलअप करना है। यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको अमाउंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस का है। जो FD वाला है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टिक लगाते हैं और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। अब इसमें सिर्फ अमाउंट रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर आपको 2020 सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद पूछ रहा है TDS क्रेडिट क्लेम्ड दिस ईयर। क्या आप इस TDS को इस साल क्लेम करना चाहते हैं, आपको रिफंड चाहिए, या फिर आप इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप इसे अगले साल में क्लेम करना चाहते हैं। तो हम तो इसी साल इसे लेना चाहते हैं रिफंड, तो हम इसे यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। जो भी हमारा TDS का अमाउंट है 5201 अमाउंट आपको यहीं से मिल जाता है। ये ऑटो पॉपुलेट होकर आया है और अब हम इसे सेव कर देंगे। अब ये यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है। हम फिर से शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें FD वाले को ऐड करना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्टर्स। यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये वाली शीट हमें मैनुअली फिल करनी पड़ेगी, तो हम अपना फॉर्म 26 AS ओपन करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा टैन ऑफ द डिडक्टर, इसे कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C और ITR में जाके इसे पेस्ट कर देंगे हम। टैन ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा। HDFC बैंक है जहाँ से हमारी FDs का TDS डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद ग्रॉस रिसिट्स देनी है हमें, वो भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद है ईयर ऑफ डिडक्शन 2020। इसके बाद है टैक्स डिडक्टेड TDS का अमाउंट, वो भी हमें यहीं से मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है, TDS यहाँ पर डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये आपके अकाउंट में भी ITR फाइलिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अब इस केस में HDFC से कुछ भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम ये शीट यहाँ पर फिलअप नहीं करेंगे। जब TDS डिडक्ट नहीं होता है तब हमें ये शीट फिल नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके केस में TDS डिडक्ट हो रहा है तब आप ये शीट फिल करिएगा। ये शीट आपको सेम उसी तरह से फिल करनी है जैसे हमने अभी पोस्ट ऑफिस वाली शीट देखी थी। तो हम इस शीट को फिलअप नहीं करेंगे, इसे हम स्किप कर देते हैं। हमारे TDS का अमाउंट सिर्फ इतना ही है, TDS अदर देन सैलरी 5,000 रुपये, 5,201, यही हमारा TDS का अमाउंट हो जाएगा और इसी का हमें रिफंड मिलेगा। तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पे टैक्सेस पेड कंफर्म हो गया, हमारा अमाउंट भी आ गया है TDS का। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी इसको कंफर्म करवाना है। यहाँ पर आपको पूरी कॉम्पिटिशन दिख जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टोटल इनकम कितनी आ गई डिडक्शंस के बाद, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स पेबल हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है, नील है, रिबेट नील है, टोटल टैक्स एंड सेस नील है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नील है, इसको हम कंफर्म करा देंगे। रिफंड का अमाउंट अभी आपको इस शीट पर पता नहीं चलता है, वो जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तब दिखेगा। इसके बाद हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुके हैं। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऊपर मैसेज मिल जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 5,200 रुपीज़, और यहाँ पर आपको फिर से पूरी कंपटीशन देखने को मिल जाती है। अब आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन देना है। वेरिफिकेशन में भी सब कुछ यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, आपको सिर्फ इस बॉक्स पर टिक लगाना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक फिर से ये पूरा फॉर्म दिखा देता है, उस फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ई-वेरीफाई करना होगा। ई-वेरीफाई आप आधार OTP से कर सकते हैं, DSC से कर सकते हैं, बैंक EVC से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से भी आपका OTP नहीं आ पा रहा है तो आप बाई पोस्ट भी बैंगलोर सेंड कर सकते हैं। आपको अपने ITR-V का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर साइन करने हैं और साइन करने के बाद आप उसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से बैंगलोर सेंड कर सकते हैं। एड्रेस आपको ITR-V में ही नीचे मिल जाता है। ITR-V को साइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आपने उसमें साइन नहीं किए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
जब आपका ITR-V बैंगलोर पहुंच जाता है तो आपके पास मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है कि आपका ITR-V रिसीव हो चुका है और उसके बाद आपका रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। अब नया पोर्टल है तो यहाँ पर हम आपको कह नहीं सकते कि कितने दिन में आपका रिफंड आ जाएगा। 2 महीने भी लग सकते हैं और 15 दिन में भी आ सकता है। होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।